हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस। अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म आएगा, उसे फिल कर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर 3 है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसके एमसीक्यूज। बेसिकली जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा फॉर द ईयर 2022-23, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर जो है वो सेपरेटली एक एक वीडियो में देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स को करेंगे कवर। स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ में। एक चीज जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स थ्रू आउट योर दिस वीडियो, वो ये है कि जैसे जैसे आप लोगों के सामने एमसीक्यूज आते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप लोगों को पेन और पेपर लेना है, या फिर अगर आप वर्बली आपके माइंड में भी अगर इस चीज को रख सकते हो तो रख लीजिए। आपको यहाँ से ऑप्शंस देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है ABCD। मेरा आंसर बताने से पहले आपको जो है खुद को एक आंसर चूज करना रहेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो उससे आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने सही बताया है या नहीं बताया। ऑल राइट। ऑल्सो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो चीज होगी, ठीक है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम लोग ब्रीफ में जो है सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। रीजन बीइंग आपके जो क्वेश्चंस है आपके चैप्टर के वेरियस पार्ट से उठाए गए हैं, और जब हम वेरियस पार्ट से उठाए गए क्वेश्चंस बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है अगर मैं डिटेल में गई तो पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है बिकॉज वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप लोग उन वीडियोस को देखिए और अपने जो कंसेप्ट है वो क्या कर लीजिए, क्लियर आउट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आकर जब आपका सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया है, फिर वो बस एक ऐसा टेस्ट वाला काइंड ऑफ चाहिए तो बस वो चीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। When was new economic policy introduced in India? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ही सुपर सिंपल हम क्वेश्चन इसे बोलेंगे कि कौन से ईयर में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। 1991 में, 1981, 1995 और 2000। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी 1991, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने जो है ये जो हमारा LPG रिफॉर्म्स है ये देखे थे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी स्टूडेंट्स, ये हम लोग मतलब कि इंडिया जो है उसने वॉलेंट्रली जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये अडॉप्ट की थी, या ये हमारे ऊपर कंपल्शन था। सो दिस वाज कंपल्शन ऑफ अस, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF के जो है हमें उनकी बात सुनते हुए क्या करना पड़ा था, ये रिफॉर्म्स करने पड़े थे, बिकॉज हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी या जो कंडीशन थी वो काफी पुअर हो चुकी थी, हम लोगों के पास में जो है बहुत ज्यादा डिफिसिट काइंड ऑफ वी कैन से। तो उस चीज को क्योर करने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी, एंड पैसे किसने दिए हमें, लोन किसने दिया, लोन दिया हमें IMF और वर्ल्ड बैंक ने। तो उन्होंने बोला कि हम आपको जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑन सम कंडीशंस, एंड वो कंडीशंस है कि हमें अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। LPG स्टैंड्स फॉर, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा सिंपल, राइट। अब देखो क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि आपके चैप्टर्स में से सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर मैं सिर्फ आप लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊं। हमें सारे क्वेश्चंस की आदत होनी चाहिए, हमें डिफिकल्ट को भी सॉल्व करते आना चाहिए, हमें जो है सिंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते आना चाहिए। तो LPG स्टैंड्स फॉर liberalization, production and global cooperation, liberalization, privatization and globalization, license, privatization and globalization, license, permit and goods। क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? liberalization, privatization and globalization, that is your option B, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एट द टाइम्स ऑफ रिफॉर्म। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो मैं आप लोगों को हमेशा से बोलती हुई आई हूँ कि जब भी हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली एक बुक से स्टिक करना है, दैट इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, आप कोई भी रेफरेंस पर मत जाइए जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, और मैं इसलिए इसमें स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू गेट वेरियस फैक्ट्स, फिगर्स, वेरियस जो है डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे कि अगर आपने 4 रेफरेंस बुक उठाई है, चारों में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। उसके बाद में उन रेफरेंस बुक के अलावा इफ यू गो एंड सर्च ऑन गूगल, तो गूगल पर भी जो है आपको कुछ फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। तो अब अकॉर्डिंगली कौन सा पर्टिकुलर आपको मानना है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए अब कौन सा सही होगा? सही होगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। सीबीएसई किसे फॉलो करता है? सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो अगर आपको सही आंसर देना है तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अगर आपकी रेफरेंस बुक में मान लो कि यहाँ पर जो है ये दिया हो, इसी सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मान लो आपकी रेफरेंस बुक में दिया है 5, ठीक है, कि 5 इंडस्ट्रीज है, एनसीईआरटी में दिया है मान लीजिए 4 इंडस्ट्रीज है। अब अगर आप 5 पर टिक कर आ जाओ और आप बोलो बाद में कि नहीं नहीं हमने तो सही आंसर करेक्ट जो है चूज किया था, आप जो है अगर चैलेंज करोगे आपके जो आंसर रॉन्ग हुआ है तो आप गलत निकलोगे, क्योंकि ये 5 नहीं माना जाएगा, 4 माना जाएगा। सीबीएसई किसके अकॉर्डिंग देखेगा? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेगा, कोई भी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ऑल राइट, क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन ही भूल गई आप लोगों को इतना सारा बताने में। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। क्या है? हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के टाइम पर पब्लिक सेक्टर के पास में कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो रिजर्व्ड थी? ठीक है, उनके पास में पब्लिक सेक्टर के पास में रिजर्व थी 4, 17, 10 एंड 8। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी 8। ठीक है, योर ऑप्शन डी 8 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडिया हैज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बिकॉज। इंडिया जो है वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बना आउटसोर्सिंग का? इसके पीछे के रीजन क्या है? India has English speaking youth, India has well developed IT sector, Indian government policies are favorable for outsourcing and all of the above। क्या ये सारी ही चीजें जो है मिलाकर या ये सारी ही चीजें कंबाइंड मैनर में हमें जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती है आउटसोर्सिंग का? तो यस, बिल्कुल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर, डैश सेक्टर रिमेन स्टैग्नेंट ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड के टाइम पर कौन सा सेक्टर स्टैग्नेंट रहा? कौन से सेक्टर के लिए सबसे कम जो है रिफॉर्म्स हुए, या रिफॉर्म्स जो है वी कैन से कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव नहीं हमें शो हुए थे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, दैट वुड बी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश्ड। WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ? अब देखो इनमें कुछ समझने वाली चीज भी नहीं है, डायरेक्ट जो है फैक्चुअल हमारे पास में क्वेश्चंस है, जो है वो है भाई। अब WTO कब स्टैब्लिश हुआ उसे हम समझ नहीं सकते, उसे हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1991, 1981, 1995 एंड 2000। बहुत ही सिंपल है, अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। WTO स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। WTO के पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? दैट वाज गैट। ठीक है, इसे जो है रिप्लेस किया गया बाय WTO। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, ट्रिप्स स्टैंड फॉर। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रैफिक एंड रेवेन्यू फॉर इंडियन पॉलिसीज फॉर स्टेबलाइजेशन, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, tariff and revenue for Indian policy strategy and trade related Indian property rights। क्या होता है ट्रिप्स का फुल फॉर्म? सो दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ WTO एट प्रेजेंट। अब देखो ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना WTO एट प्रेजेंट, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग की हो सकता है अगर मान लीजिए कोई न्यू जो है कंट्री WTO का पार्ट बन जाए या कोई कंट्री जो है वहां से निकल जाए तो चीजें हो सकती है। बाकी मोस्टली जो है आपका नंबर जो भी यहाँ पर हमारा आंसर है उसके आसपास वाले ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। क्या पूछा गया है कि कितनी कंट्रीज जो है वो WTO का मेंबर है एट प्रेजेंट? तो 190, 156, 164 एंड 180। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 164। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नवरत्न कंपनी।
नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न, इनको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में एक बॉक्स में गिवन है, तो उस बॉक्स को आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। क्या होता है, हम ये चीजें छोड़ देते हैं और यहीं से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें ये बताना है कि इनमें से क्या है जो कि नवरत्न कंपनी नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवेज एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नवरत्न कंपनी कौन सी नहीं है, वी नीड टू टेल दिस, एंड दैट इज द इंडियन रेलवेज, ठीक है। बाकी की अगर हम देखें तो बीपीसीएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी ही जो है आपकी नवरत्न कंपनी के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। 5th, 6th, 7th एंड 8th। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स आई कैन टेल यू कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं आने वाला है, बिकॉज द सिंपल रीजन इज कि कौन सा पर्टिकुलर नंबर पर इंडिया आ रहा है, कौन से पर नहीं आ रहा है, ये इतना जो है आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। प्लस ये चीज चेंज होती है, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी। मान लो अगर हम जो है अभी ज्यादा रिजर्व्स खरीद ले तो वो चेंज हो जाएगा, अगर मान लीजिए किसी और कंट्री ने हमसे ज्यादा खरीद लिया तो वो उस नंबर पर आ जाएंगे, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग नहीं बताएंगे इसे। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द फाइनेंस मिनिस्टर हु टुक अ डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। ये चीज हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब रिफॉर्म्स आए थे तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। दोनों ही चीजें बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। तो कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे रिफॉर्म्स इंडिया में? पी चिदम्बरम, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अरुण जेटली। बहुत ही इजी सा इसका आंसर है, अगर आपने एक भी बार पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, और वी कैन से जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे तब डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। Then next पर आते हैं, इंडिया एक्सपीरियंस बीओपी क्राइसिस ड्यूरिंग 1950-1990 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इंडिया में जो है बीओपी क्राइसिस हमें देखने को मिले थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किन रीजंस की वजह से? इसमें से हमें रीजंस बेसिकली बताना है कि किन रीजंस की वजह से जो हमें देखने को मिले। हाई इंपोर्ट, लो एक्सपोर्ट, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड बोथ ए एंड डी। ए एंड बी, बहुत ही सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स। क्या फोकस ऑन एग्रीकल्चर से बीओपी क्राइसिस आ सकता है? नहीं आ सकता, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट लो कर रहे हैं तो बीओपी में हम लोग बेसिकली लिखते क्या है? हम लोग ऑलरेडी अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रेट और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो हम अपना चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट कर चुके हैं। बीओपी में हम लोग क्या लिखते हैं? जो भी हमारा ट्रेड होता है बिटवीन आर डोमेस्टिक कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री, वो जो ट्रेड है उसे हम लोग कहाँ करते हैं मेंशन? बीओपी अकाउंट में। तो दैट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की बात होती है। अब अगर इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, इट मीन्स कि हम बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग किस में जाएंगे? डेफिसिट में जाएंगे, और ये डेफिसिट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपका जो हाई इंपोर्ट्स और लो एक्सपोर्ट, ये दोनों ही रीजंस जो है ये प्रोमिनेंट बनते हैं फॉर बीओपी क्राइसिस। दैट इज आपका जो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इनमें से कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी में इंक्लूड किए गए हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म एंड ऑल ऑफ द अबव। जो हम लोगों ने लिबरलाइजेशन पढ़ा है स्टूडेंट्स, क्या उसमें हमने इन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नवरत्न कंपनी? सेल, एमटीएनएल, ओबीसी एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। कौन सी इनमें से नवरत्न कंपनी है? तो अभी अभी देख कर आया था ना, स्टील अथॉरिटी, दैट इज सेल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट पर आ जाओ, द मेन पर्पस ऑफ विच गवर्नमेंट ऑप्ट फॉर प्राइवेटाइजेशन आर। जो मेन पर्पस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑप्ट कर रही है, वो क्या है पर्पस? टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, प्राइवेटाइजेशन जो है वो किस मोटिव से इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेट करने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करने के लिए, या इन सब से, या इन सब ये जो सारे हैं ये रीजंस बनते हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो ये सारे ही रीजंस बनते हैं, राइट। प्राइवेटाइजेशन से ये तीनों ही चीजें जो है ये हो सकती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यार ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एट द ग्लोबल लेवल इंडिया इज कंसिडर्ड एज द फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ। ग्लोबल लेवल पर इंडिया को हम जो है एक फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन मानते हैं, क्यों? लेबर स्किल की वजह से, ग्रोथ इन आईटी इंडस्ट्रीज की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें जो है ये फेवरेबल है, या हम बोलें कि ये सारी ही चीजें अच्छी है हमारी कंट्री में, इसीलिए जो है इंडिया को एक आउटसोर्सिंग, एक फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन माना जाता है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द एम्स ऑफ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किसके एम्स हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग के, लैंड रिफॉर्म्स पे, लैंड रिफॉर्म्स के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, या फिर नन ऑफ दीज के। तो ये किस पर एम कर रहा है स्टूडेंट्स? दीज आर द एम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। जो आपका एलपीजी है, दीज आर व्हाट? दीज आर रिफॉर्म्स। तो ये आपके रिफॉर्म्स पर बात कर रहा है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। लिबरलाइजेशन इंप्लाइज, लिबरलाइजेशन क्या इंप्लाई कर रहा है? ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, फ्री इकोनॉमी विथ नो कंट्रोल्स एंड नन ऑफ दीज। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें कम करो, थोड़ी इकोनॉमी को क्या बनाओ, फ्री बनाओ, ठीक है। तो इनमें से लिबरलाइजेशन किस पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रहा है? सो दैट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पर कंप्लीटली हम फ्री इकोनॉमी विथ नो कंट्रोल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंट्रोल्स तो आफ्टर लिबरलाइजेशन भी है, आज तक भी कंट्रोल्स हैं, फ्री इकोनॉमी नहीं है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ही हटा दो। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा के रखे हैं उन्हें क्या करो, उन्हें अबॉलिश करो, ठीक है। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म। इनमें से क्या है जो कि फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस आर टैक्सेशन रिफॉर्म्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड कंट्रोल ऑन पब्लिक डेप्थ, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? फिस्कल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म्स दैट मींस गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज हैं उनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो टैक्सेशन रिफॉर्म उसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म बिल्कुल आएगा। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ये किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? दीज आर द पार्ट ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है। जो आरबीआई के रिफॉर्म्स या जो आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है उसका पार्ट बनता है आपके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस, उसमें फिस्कल पॉलिसी का काम नहीं होता है। तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इनमें से क्या है जो कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का कॉन्सिक्वेंस नहीं है? दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमें देखने को नहीं मिला है। Options are contraction of public sector, disinvestment in public sector enterprises, sale of public sector's shares and purchase of industrial shares by the government. अगर हम इस डी वाले ऑप्शन को देखें स्टूडेंट्स, तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन के साइड हमें जाते हुए दिख रहा है? नहीं। इसमें तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो पब्लिक सेक्टर के साइड हम लोग बढ़ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जो है वो अगर शेयर्स खरीद रही है तो दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल के अंदर ला रही है। तो दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। लेकिन अगर हम इन तीनों को देखें तो ये प्राइवेटाइजेशन की साइड हमें ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स जो कि गुड्स या सर्विसेज पर लगाए जाते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ऑप्शंस है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें क्या कंप्राइज था, ठीक है, या उसमें क्या क्या चीजें थी?
abolition of industrial licensing, de-reservation of production areas, contraction of public sector and all of these. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में इनमें से क्या चीजें आई है हमें वो बताना है, तो सारी ही आई है. कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा पब्लिक सेक्टर का, डी रिजर्वेशन हुआ प्रोडक्शन एरियाज का, जो रिजर्वेशन था उसे हटा दिया तो डी रिजर्वेशन हुआ, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये भी हम लोगों ने देखा है. तो ऑल ऑफ दीज जो है वो क्या होगा, वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं. द WTO वॉज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. थोड़ी देर पहले किसी दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया था कि WTO जो है वो किसका सक्सेसर जो है ऑर्गेनाइजेशन है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? योर ऑप्शन सी, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज गेट. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर. लिबरलाइजेशन इंप्लाइज, लिबरलाइजेशन क्या इंप्लाई कर रहा है? रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, एनकरेजमेंट टू पब्लिक सेक्टर, नेशनलाइजेशन एंड नन ऑफ दीज. लिबरलाइजेशन का क्या जो है इसका इम्प्लीकेशन है वो हमें बताना है. सो दैट वुड बी रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी पर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसे कम करना, दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ लिबरलाइजेशन. ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. विच एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन प्लेस ऑफ MRTP एक्ट? MRTP एक्ट की जगह पर कौन सा एक्ट इनेक्ट हुआ था? ठीक है, कौन सा एक्ट लाया गया था, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी भी है. कॉम्पिटिशन एक्ट, मोनोपोली एक्ट, लाइसेंसिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट. क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी कॉम्पिटिशन एक्ट. ठीक है, MRTP एक्ट को रिप्लेस किया गया था बाय कॉम्पिटिशन एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर नहीं लगाए जाते हैं, एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली पे करने होते हैं. ठीक है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नन ऑफ दीज, सॉरी बोथ A and B, नॉट नन ऑफ दीज, बोथ A and B. तो क्या इनकम और वेल्थ ये दोनों ही आपके जो है डायरेक्ट टैक्स के एम्बिट में आते हैं? बिल्कुल आते हैं. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A and B. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर. इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज इज नोन एज. बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन है. खुद की कंट्री को इंटीग्रेट करना दूसरी कंट्रीज के साथ में, इसे हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नन ऑफ दीज. क्या आएगा? दैट इज ग्लोबलाइजेशन, योर ऑप्शन बी. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर. द प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी हायर्स सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मेनली फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज. बहुत ही सिंपल है ये. ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें एक कंपनी हायर करती है सर्विसेज को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, मेनली अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन कंट्रीज से, इसे हम क्या कहते हैं? कौन सी प्रोसेस कहते हैं? ऑप्शंस आर इनकमिंग, आउटसोर्सिंग, डीरेगुलेशन एंड डीवैल्यूएशन. क्या आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? दैट इज आउटसोर्सिंग. ठीक है, आपका जो ऑप्शन बी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्यों आई? ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट, ड्यू टू एडवर्स BOP, राइज इन प्राइसेस एंड ऑल ऑफ द अबव. तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट? सारी चीजों की वजह से. फिस्कल डेफिसिट भी बहुत हो गया था, BOP जो स्टेटस है वो भी हमारा बहुत ही ज्यादा जो है पुअर हो गया था, और जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे थे, तो इसीलिए हमें रिफॉर्म्स करने पड़े थे. तो ऑल ऑफ दीज वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. How much loan was provided by World Bank and IMF during the 90s to bail India out of the crisis? हमें कितने जो है रुपी का, we would not say रुपी because हमें डॉलर्स में जो है लोन प्रोवाइड किया गया था, तो कितना पर्टिकुलर अमाउंट का लोन हमें मिला था बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक? ऑप्शंस आर $10 billion, $7 billion, सॉरी $10 million, $10 billion. ओके, मिलियन बिलियन में थोड़ा डिफरेंस है. $7 billion and $20 billion. So that was 7 billion, right? तो आपका जो ऑप्शन सी है that would be the correct option. All right. I guess ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं. विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं. आई गेस कि ये सारे क्वेश्चंस जो हमने वेरियस क्वेश्चंस देखे, वेरियस MCQs देखे, आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए. ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा.
ये जो सारे वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। लेकिन कभी कभी होता है कि यूट्यूब पर वीडियोस को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छे दो ऑप्शंस हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com, और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, वेबसाइट और ऐप पर आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड मिलेगी। सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे ही जो चैप्टर्स हैं, उनके जो सारे टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड मिलेंगे। तो आप लोग बहुत इजीली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।